बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। तो आज हम करेंगे बच्चों पेड़ की बात। मल्हार का चैप्टर नंबर 13 अंतिम चैप्टर है और किसने लिखा है? जगदीश चंद्र बसु जी ने। ठीक है बच्चों, और क्या है इसमें बताइए जरा। पेड़ की बात में देखिए, पेड़ दे रखा है तो क्या ये हमसे बात करेगा? आज दीपशिखा मैम नहीं पढ़ाएंगी, पेड़ पढ़ाएगा क्या? नहीं बच्चों, जैसे हम इंसानों की फीलिंग होती है ना, क्या होती है, उनकी आदतें होती हैं। हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं और क्या करते हैं, अपने ही जैसी एक संतति पैदा करते हैं, है ना, बच्चों को बर्थ देते हैं ना। तो यहाँ पर जगदीश चंद्र बसु जी ये सारी बातें पेड़ के लिए कहेंगे कि देखो, जैसे हमारा जन्म होता है ना, हम छोटे से होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, और ऐसे 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 हमारा जीवन चलता जाता है। ऐसे ही पेड़ भी कैसा होता है? एक अंकुर से निकलता है, बीज से निकलता है। और ये सारी प्रोसेस आप कहाँ पढ़ते हो? साइंस में पढ़ते हो कि नहीं? जर्मिनेशन पढ़ते हो, है ना, पॉलिनेशन पढ़ते हो। तो बस हम उसी बातों को आज कैसे पढ़ेंगे? अपने हिंदी के चैप्टर में। आप ये मानिए कि साइंस को हिंदी और इंग्लिश में तो बहुत बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन आज हम हिंदी में साइंस को पढ़ने वाले हैं। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे जगदीश चंद्र बसु जी है ना, ये वो ही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था? बताइए क्या किया था? अगर पता है किसी बच्चे को तो चलिए मैं यहाँ पे नहीं बताती हूँ, आपकी ही बुक में दे रखा है, मुझे कमेंट कीजिएगा ढूंढ के। अगर पता है तो सीधे सीधे, अगर नहीं भी पता है तो मुझे ढूंढ के कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ही सारी बातें बता दूंगी तो आप तो कुछ करेंगे ही नहीं, है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पेड़ की बात देखिए क्या कह रहे हैं जगदीश चंद्र बसु। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बताइए, बोया है क्या आपने कोई बीज? कितने बच्चों ने बोया है बताइए मुझे। बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने कभी प्रोसेस देखा है था? कितना इंटरेस्टिंग होता है। एक छोटा सा बीज होता है, फिर उसमें से जर्मिनेशन होता है, एक क्या होता है, उसका अंकुर फूटता है, फिर पौधा बनना शुरू होता है, धीरे 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 बनना शुरू होता है। फिर हम उसको देखते हैं कि ओहो ये तो बड़ा हो गया है। और छोटे छोटे बच्चों को तो कितना शौक होता है, अगर मैं घर में कोई नया पौधा लगा देते हैं तो क्या होता है बच्चों, डेली देखते हैं उसको, ओहो इतना बढ़ गया, अब इतना बढ़ गया, अब इतना बढ़ गया। तो बस आपको ये ही सारी चीजें फील करनी है और अपने चैप्टर को पढ़ते जाना है और क्या करना है, समझते जाना है। देखिए कह रहे हैं बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। क्या कह रहे हैं बच्चों? क्या होता है, बीज बहुत दिनों तक मिट्टी में दबे पड़ा रहता है, उसका कुछ नहीं होता, लेकिन क्या होता है, बसंत आता है, फिर उसको पानी मिलता है, वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पानी आता है और बीज को नमी मिलती है तो क्या होता है, जमीन में से एक छोटा सा पौधा निकलता है। कैसा लगता है वो उस समय? ऐसा लगता है जैसे छोटे से बच्चे को कोई आवाज दे रहा हो। कैसे दे रहा हो? देखिए कि और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। अगर आपने ये वाली प्रक्रिया नहीं देखी तो मुझे बताइए, आपने कभी मम्मी अगर गलाती है, स्प्राउट्स बनाती है, तो चने को देखा है? चने को पानी में गला देते हैं, 2-3 दिन कपड़े में बांध के रखते हैं, तो उसमें से अंकुर निकल आता है ना, व्हाइट व्हाइट होता है पहले, फिर वो ग्रीन हो जाता है। उसको कई घरों में क्या बोलते हैं? कुल्ला फूटना बोलते हैं कि नहीं बोलते? उसी को क्या बोलते हैं? अंकुर। उसी प्रोसेस को पूरी को क्या कहते हैं? अंकुरण। मतलब एक बीज से पौधा बनने का जो प्रक्रिया है बच्चों, जो प्रोसेस है, किससे? एक शीड से प्लांटेशन वाली जो प्लांट बन जाता है उसको क्या कहते हैं? अंकुरण। ठीक है, तो वो उस समय कैसा लग रहा होता है, जैसे ही उसमें से कुल्ला फूटता है, अंकुर निकलता है, कि जैसे कोई उसको आवाज लगा रहा है
कि अरे आप सोए मत रहो, जमीन से बाहर आओ, सूरज की रोशनी देखो, जल्दी से उठ जाओ। और क्या होता है, इतना सुनते ही बीज दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और उससे क्या निकल आता है, एक नया पौधा। देखिए क्या कह रहे हैं, दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। मैंने बताया ना आपको, अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। उन दो जो पार्ट हो जाते हैं बच्चों, उसमें से एक पार्ट तो जमीन में गड़ जाता है, मजबूती से गड़ जाता है, वो क्या बन जाता है आगे चल के, जड़। और जो जमीन के बाहर निकल आता है वो क्या बन जाता है, तना। अंदर रह गया जो रूट और ऊपर आ गया जो स्टेम। देखिए यहाँ दिखाया है ना, देखिए ये जमीन के नीचे है, ये क्या है, सारे ऐसे 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 ऐसे। देखिए कितने मजबूती से होता है कि हम किसी पेड़ को उखाड़ना भी चाहें तो वो मुश्किल होता है उसको बहुत उखाड़ना। तो ये वाला पार्ट, ये भी किससे बना है बच्चों, बीज के एक हिस्से से बना है, और ये सारा पार्ट भी किससे बना है, बीज के एक हिस्से से ही बना है। तो जो जमीन के नीचे रह गया वो हो गए जड़, और जो जमीन से ऊपर निकल आया बच्चों वो क्या कहलाया, तना। देखिए कह रहे हैं कि वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम है जड़, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे कहते हैं तना। मैंने आपको बता दिया ना, वही बातें हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़े व तना ये दो भाग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कोई एक नहीं होगा, हमेशा मिलेंगे हर पौधे में। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था, अब क्या कह रहे हैं कि ये प्रकृति का नियम ही है बच्चों, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ जाती है और स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ये तो छोड़ो, आपके घरों में मनी प्लांट होगा ना, मनी प्लांट तो ऑलमोस्ट सबके घरों में होता है, तो देखा है जो उसकी भी रूट निकल आती है बीच बीच में, वो भी किधर की साइड होती है, नीचे की साइड, हमेशा नीचे की तरफ लटकी रहेंगी। और जबकि उसकी जो डाल होती है, पत्तियां और वो सारा हिस्सा होता है वो ऊपर बढ़ता जाता है ना, और रूट हमेशा नीचे 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 लटकती जाती है। तो वही कह रहे हैं कि चलो अब क्या करें, इसको एक एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं कि क्या पता हम कोशिश करें और रूट्स कहाँ चल दे, ऊपर चल दे, स्टेम नीचे चल दे। तो देखिए यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट करेंगे। कहते हैं कि क्या किया इन्होंने कि परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा, कि अब क्या करा एक कि चलो प्रैक्टिकल करते हैं, तो गमले को औंधा, उल्टा, औंधा क्या होता है बच्चों, उल्टा, लिख देती हूं मैं, उल्टा, उल्टा लटका दिया। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की तरफ। एक दिन बाद क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को सब भेद मालूम हो गया है, उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। देखो बच्चों, पेड़ में भी दिमाग है, इसका मतलब क्या कहा कि बहुत दिन गमले को उल्टा लटकाए रखा, लेकिन जैसा प्रकृति का नियम है, जड़ कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, और तना कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो वही हुआ इनके एक्सपेरिमेंट में भी। अब कह रहे हैं और समझाने रहे हैं आपको, देखिए कैसे समझाएंगे कि तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, मूली को काट कर बो देते हैं, है ना। और क्या देखा होगा, पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठाएंगे और नीचे क्या रह जाएगी, मूली। मूली क्या है, जड़ है बच्चों, ठीक है। मूली को स्टेम मत समझना, फ्लावर मत समझना, मूली क्या है, रूट है, जड़ है, इसीलिए तो जमीन के अंदर से निकलती है। अब देखिए हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। अब तो इन्होंने क्या बताया कि बीज से पौधा कैसे बना, यहां तक हो गया। अब क्या बताएंगे कि पेड़ अपना फूड कैसे बनाते हैं। भाई उनको भी तो भूख लगती है, वो भी तो खाना खाएंगे, हम भी तो खाना खाते हैं, और उस खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम सारे काम करते हैं। अब पेड़ की एनर्जी कहाँ से आएगी, खाने से आएगी। तो अब देखिए पेड़ कैसे खाना बनाता है, कह रहे हैं कि हमारी तरह ही भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी। कैसे करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं, हमारे तो टीथ है तो हम कुछ भी चबा सकते हैं, टाइट टाइट चीजें भी खा लेते हैं। शुगर केन, गन्ना कितना मजबूत होता है, उसको भी खा लेते हैं।
लेकिन पेड़ के तो कभी दांत देखे हैं क्या आप लोगों ने? नहीं होते ना दांत। तो पेड़ क्या करेगा? लिक्विड लिक्विड चीजें खाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के टीथ नहीं होते तो छोटे बच्चे क्या करते हैं बताइए? लिक्विड लिक्विड देते हैं ना। पहले तो स्टार्टिंग में मदर फीड करते हैं, मदर का दूध पीते हैं, फिर क्या करते हैं? वैसा भी दूध ही पीते हैं। जब उनके टीथ आ जाते हैं तो थोड़ा उनको हार्ड खाना देने लग जाते हैं। देखिए कह रहे हैं नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए किससे करते हैं? तरल द्रव्य और वायु। अब आप बताइए तरल द्रव्य कहां से लेंगे? जमीन के नीचे से। और वायु कैसे लेंगे? एटमॉस्फेयर से। देखिए पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। वही बात आ गई ना, रूट के द्वारा। यहाँ इसकी जड़ होती है ये रही, और जड़ से मिट्टी के अंदर से क्या करते हैं बच्चों? जो भी इनको मिलता है उसको लेते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। अब आपको ये समझाना चाह रहे हैं जगदीश चंद्र बसु जी कि क्या होता है कि पेड़ कहाँ से लेता है। इन्होंने बता दिया अपना खाना दो तरह से लेता है। एटमॉस्फेयर में वायु होती है उससे लेता है, और जमीन से क्या लेता है बच्चों? कैसे लेता है? गीले गीले। कैसे? जैसे हम पानी डालते हैं तो मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो गल जाते हैं, उनको रूट एब्जॉर्ब करके अपने पूरे ट्री में पहुंचा देती है। पहुंचाती है कि नहीं? तो ऐसे ही कई बच्चों के दिमाग में आती है बात कि पेड़ मर कैसे जाता है। जैसे किसी पेड़ को हमने पानी ना दिया तो उसके जो भी पोषक तत्व हैं वो गलेंगे नहीं, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो उसे मिलेंगे नहीं, और क्या होगा? लास्ट में पेड़ मर जाएगा। इसलिए पेड़ को क्या देना आवश्यक है? पानी। अगर आपके घरों में पेड़ लगे हुए हैं तो आप भी अपने दादाजी, पापा, मम्मा इन सबके साथ पानी दिया करिए, ठीक है? देखिए अब कह रहे हैं सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। माइक्रोस्कोप देखा है बच्चों आपने? उसी को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम बहुत सारी छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे, है ना, उनको देख सकते हैं। तो उससे जब देखते हैं ना बच्चों, तो देखिए ये लीफ है ना, ऐसे इस पेड़ पर, पत्तियों पर अत्यंत छोटे 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 छेद दिखाई देते हैं। क्या होता है इनसे बताइए? सोच के देखिए क्या होता होगा। चलिए बताते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। देखिए यहीं से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारे घरों में टैप होते हैं ना बच्चों, नल होते हैं, ऐसे ही होते हैं ये। इनसे क्या होगा? यहाँ से रूट से जो भी कुछ आ रहा है वो एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये ही तो करेंगे बच्चों। तो देखिए अब कह रहे हैं इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। मैंने आपको बता दिया। अब क्या है? इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। वृक्ष के पत्तों पे भी मैंने बताया ना आपको, ये देखिए स्टोमेटा कहते हैं बच्चों, इनको आपने साइंस में पढ़ा होगा। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। अब देखिए जगदीश चंद्र बसु कैसे इसको इंसान बना के आपको अज्यूम करवा रहे हैं कि जैसे हमारे लिप्स होते हैं ना, हम क्या है, कोई भी हमें क्या करना होता है, जूस पीना होता है तो कैसे पी जाते हैं? स्ट्रॉ डाला, कोकोनट वाटर लिया और स्ट्रॉ को डाला और सुटोक कर गए, ऐसे पीते हैं ना आप। तो ऐसे कह रहे हैं ऐसे प्लांट की पत्तियों पर भी रंध्र होते हैं, छोटे 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 छेद होते हैं। उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णरंध्र, है ना? पत्ते में छेद, पर्णरंध्र। और क्या है बच्चों? इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो उनसे ये क्या करते हैं? उनसे एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अंगारक वायु। अब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाएंगे कि श्वसन समझाएंगे। जैसे हम सांस लेते हैं, एक्सहेल और इनहेल करते हैं ना, कि इनहेल किया, एक्सहेल किया,
तो बच्चों क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल में क्या करते हैं बताइए, क्या अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो ये अंगारक वायु है बच्चों, यही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्यों कहते हैं इसको अंगारक वायु? अंगारक बेटा क्या होता है, कार्बन से बना है अंगारक वर्ड, है ना, क्योंकि कार्बन की मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए इसको कहते हैं अंगारक वायु। तो कह रहे हैं जगदीश चंद्र बसु कि जब हम सांस छोड़ते हैं ना, हम एक्सहेल करते हैं तो हम CO2 बाहर निकालते हैं। अब सोच के देखिए आप, CO2 हमने निकाल दिया एटमॉस्फेयर में, अगर वो पेड़ CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करें तो क्या होगा, पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 ही हो जाएगी और हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तो यहाँ देखिए पेड़ कितना बड़ा काम करते हैं हमारे लिए। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। वही बात बताई मैंने, CO2 इकट्ठी हो जाएगी, बहुत सारे जीव और मर जाएंगे इसको लेके। पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेच कर डालते हैं। क्या कह रहे हैं बताइए, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया क्या, पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कि जब पेड़ की पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ बनाता है अपना भोजन और उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमको क्या देता है वापस में, O2 ऑक्सीजन देता है, और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। कैसे मिलेंगे, बचेंगे बच्चों, अगर इन्हें प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या है, ये अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे, खाना ही नहीं खा पाएंगे, और खाना नहीं खा पाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। ये तो होता है, आपने करा है एक्सपेरिमेंट, नहीं करा? देखिए आपको एक छोटा सा पौधा लीजिएगा, उसे अपने रूम की विंडो में रख दीजिएगा। ऐसा मत करना कि उसको बिल्कुल ही धूप ना मिले, ऐसी जगह रखना है आपको जहां धूप आती हो, है ना। तो आप क्या देखेंगे, सारे आपके जितने प्लांट की जो लीव्स होंगी ना, वो जिधर की साइड से धूप मिल रही है उधर की साइड ही आपको ऐसे करेंगी जैसे इन्होंने उधर ही मुंह कर लिया है सारा, क्योंकि उनको धूप चाहिए बच्चों। धूप नहीं मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उन्हें अपना खाना भी नहीं मिलेगा। यही रीजन है, आप कभी हिल स्टेशंस गए हैं तो क्या होता है, पहाड़ी एरिया होता है तो सारे पेड़ों की हाइट इतनी लंबी लंबी होती है, बहुत सारे पेड़ लंबे ही लंबे होंगे। क्यों होते हैं बच्चों, को धूप लेने के लिए, क्योंकि हिली रीजन होता है तो धूप बहुत कम मिलती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, जिससे उनको सनलाइट मिल सके। ठीक है, अब देखिए वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इसी होड़ में सचेत हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। यही होता है बच्चों हमेशा। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे पौधे नीचे रह जाते हैं, अगर उनकी हाइट नहीं बढ़ी तो, और क्या होगा, क्यों रह गए वो, क्योंकि जैसे बड़े पेड़ होंगे उनके आसपास तो उन तक धूप को नहीं पहुंचने दिया, तब वो छोटे रह जाते हैं। इसीलिए जब हम जंगल में जाते हैं तो एक से लंबा, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक पेड़ मिलते हैं, क्योंकि उनको क्या होती है, धूप को पाने की होड़ रहती है, कॉम्पिटिशन होता है कि मेरे को ज्यादा मिले, मेरे को ज्यादा मिले, है ना। देखिए बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। आपने सोचा है, बेल होती है ना, बेल बेल कैसे जाती हैं, बेल तो ऐसे ही क्रीपर्स है ना, वो तो पड़े ही रह जाएंगे, तो क्या करती है, पेड़ से लिपट जाती हैं, लिपट जाती हैं, और क्यों लिपटती हैं, जिससे उनको भी धूप मिल सके, पेड़ की ऊंचाई तक लंबी हो जाती है बच्चों को भी। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। अब आपसे कह रहे हैं, अब आपको प्रकाश का इंपॉर्टेंट समझ आया कि प्रकाश ही क्या है, जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। कह रहे हैं कि सूर्य किरण का प्रकाश पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पल्लवित मतलब बच्चों
पत्तों से, फूलों से लद जाता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश प्रताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। अब आपको बता रहे हैं, आपने कभी आग जलती हुई देखी है? लकड़ियों को जलाते हैं, जब वो अच्छी तरह जल जाती है, पहले येलो होती है फिर अच्छी तरह जल जाती है, तो कैसी दिखने लगती है? ऑरेंज ऑरेंज, रेड रेड दिखती है कि नहीं? तो यहाँ जगदीश चंद्र बसु कह रहे हैं वो क्या है? हीट का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रकाश की ऊर्जा ही हमें क्या दिख रही है? जब ईंधन जल रहा है तो उसमें कैसी दिख रही है कि पूरी तरह से, कि देखो ये प्रकाश से ही इसमें ऊर्जा बनी, और वो ऊर्जा अब किस में बदल रही है? प्रकाश में। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु, डागर, पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। क्या कर रहे हैं बच्चों? पेड़ों ने प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाया, फिर जो हम खाते हैं वो क्या है? पेड़ का क्या है? स्टोरेज ही तो है। अब जैसे हम वीट खाते हैं, हम क्या मेज खाते हैं, जो भी आप कुछ भी अगर आपके घर में यूज होता है तो क्या है? वो स्टोरेज फॉर्म ही तो है। ये गेहूं क्या है? पेड़ ने ही तो बनाया है उसे फिर हम खाते हैं, तो यही क्या है? एक फूड साइकिल है कि नहीं? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है? प्रकाश पर। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पर ही जीवित हैं। देखिए कि जैसे पेड़ जीवित है प्रकाश की खुराक पर, ऐसे हम भी प्रकाश की खुराक पर ही जीवित हैं। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। क्या कह रहे हैं? व्यग्र क्या होता है बच्चों? व्याकुल। व्याकुल बेचैन, जानते हैं आप कि हर पेड़ को लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, तो क्या रहता है? जल्दी से बीज बनाता है ना, फिर दूसरा पेड़ उगता है। तो वो भी बीज क्या है बच्चों? उसकी संतानी तो है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ का जन्म होना, यही तो क्या है? संतति है। तो कह रहे हैं कि हर कोई पेड़ व्याकुल है अपने जैसी संतान पैदा करने के लिए। बीज ही उनकी संतान है। देखिए वही बात आ गई, बीज ही क्या है? उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। अब देखिए क्या करते हैं, आपके मम्मा पापा आपकी कितनी केयर करते हैं कि नहीं करते? आपके लिए एक घर बनाते हैं, उस घर में सारी सुख सुविधाएं देते हैं आपको। अब पेड़ क्या करता है? बीज क्या है? उसकी संतान है, तो अपने बच्चे को सिक्योर कर कैसे करता है? वो फ्लावर बनाता है। फ्लावर के बहुत सारी लीव्स होती हैं, उनके अंदर छुपा हुआ होता है बीज। देखा है बच्चों आपने कभी भी? तो कैसे संभाल के रखता है? क्यों रखता है बच्चों? क्योंकि हर माँ बाप का काम है अपने बच्चे को सुरक्षा देने, अपने बच्चे की केयर करना, अपने बच्चे की देखभाल करना, अपने बच्चे का पालन पोषण करना। तो देखिए पेड़ भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है बच्चों पूरी तरह। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल फूल के बहाने वे स्वयं हंस रहा हो। आप देखिए बता रहे हैं कि जब फूल आ जाते हैं पेड़ पे तो पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। कैसा लगता है? जैसे हंस हंस के दिखा रहा हो कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, देखो मैं कितना सुंदर हूँ। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? जरा सोचो तो। पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। देखो बच्चों लाइन अब आपको कैसी लगने वाली है? बहुत टफ, लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन है। देखिए मैं समझाती हूँ आपको अभी वर्ड टू वर्ड। पहले तो मैं इस टफ से वर्ड को ही पकड़ती हूँ। अपरूप उपादान क्या होता है? अपरूप उपादान कह रहे हैं कि पेड़ क्या करता है? मटमैली तो मिट्टी होती है, मिट्टी का रंग कैसा होता है? धूसर होता है ना, मटमैला होता है। कि मटमैली मिट्टी से तो गीले गीले प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करता है, और एटमॉस्फेयर से भी वायु लेता है, वो भी कैसी? अंगारक, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो कह रहे हैं वो गंदी गंदी चीजें एब्जॉर्ब करता है, गंदी गंदी चीजें लेता है, लेकिन कितने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं किसी भी पेड़ पे। देखा है ना आपने? कहीं लाल, देखिए फूल, देखिए गुलाब, गेंदा, है ना, सदाबहार, सारे फूल कितने सुंदर लगते हैं। और पीले, नीले, बैंगनी, लाल, हरे, कितने तरीके के फूल होते हैं। तो कह रहे हैं कि पेड़ पौधे तो
मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर अपर रूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं? अपर रूप उपादान क्या है बच्चों, बताइए क्या है? रॉ मटेरियल। किस ऐसा रॉ मटेरियल है इसका गंदा सा, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट रेडी हो रहा है वह कितना सुंदर होता है। और फिर देखिए फल, फल कितने अच्छे होते हैं, कभी मीठे कभी खट्टे, है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब इसकी तुलना करेंगे कि पेड़ कैसा है। कि तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की। क्या होता है बच्चों पारस पत्थर? स्पर्शमणि जानते हैं आप? स्पर्शमणि हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज में होता है, किंवदंतियों में होता है कि एक ऐसा पत्थर जो लोहे को भी छू दे या किसी और अन्य उससे बनी हो मटेरियल से, तो वो किस में चेंज हो जाती है? वो सोने में परिवर्तित हो जाती है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे में हो जाता है? गोल्ड में हो जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही पेड़ कैसे हैं? पारस पत्थर की तरह। अब जब उसके टच करने से, स्पर्श करने से ही चेंज हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्शमणि। तो कह रहे हैं पेड़ भी कुछ पारस पत्थर की तरह हैं कि गंदी गंदी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब वापस देते हैं तो कितनी अच्छी चीजें देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर खुशबू वाले फूल और मीठे मीठे खट्टे खट्टे, और कैसे अनाज दलहन तिलहन सब तरीके के हमको क्या देते हैं? खाना देते हैं, फूड देते हैं। कह रहे हैं कि जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता वह मणि है, संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। अब देखिए क्या बता रहे हैं पेड़ को, कि पेड़ तो माँ के जैसा है, माँ की तरह। क्यों है? क्योंकि माँ की ममता ही वह मणि है जो संतान पर क्या करती है? अपने स्नेह को न्योछावर कर देती है। देखिए बच्चों कैसा प्यार होता है माँ का, जिसमें कुछ पाने की चाह नहीं होती। अगर पाने की चाह होती तो कोई और रिश्ता होता, माँ का क्यों होता? माँ का काम क्या होता है? बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी प्रति उत्तर के कि मुझे वापस ये मिले, नहीं नहीं मिलता मत मिले, लेकिन उसका काम क्या है? अपने बच्चे पे सर्वस्व न्योछावर कर देना, जो उसके पास है संपूर्ण उसे दे देना, चाहे क्या हो, उसका ज्ञान हो, संस्कार हो, क्योंकि ज्ञान और संस्कार कभी खत्म तो नहीं होंगे। एक माँ जैसी परवरिश करती है, अगर उसका बच्चा कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, कितने भी लोगों के साथ हो, कितने भी लोगों के सामने हो, अगर उस बच्चे को देख के ही कैसा पता चल जाता है कि इसकी माँ कैसी रही होगी, पता चल जाता है कि नहीं? तो आपको भी कैसा बनना है? बहुत अच्छा इंसान बनना है कि आप भी कहीं भी अपने को प्रेजेंट करें तो सामने वाला तारीफ करे, आपकी तो करे ही करे, किसकी करे? कि वाह यार इसकी माँ और इसके पापा बहुत अच्छे होंगे, ये बच्चा कितना अच्छा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं, ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। कह रहे हैं माँ की ममता की तरह कुछ भी अगर अंगार भी मिलते हैं तो वो स्पर्श पाते ही कैसे हो जाते हैं? फूल बन जाते हैं। अब देखिए पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है कि नहीं होती? बताइए आपको होती है कि नहीं होती? मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं पेड़ों पे फूल देखती हूँ खिलखिलाते खिलखिलाते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते, खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे क्या होता है, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं ना, ऐसे ही जब पेड़ पर फूल आ जाते हैं, वो फूलों से लग जाता है, तो कैसा फील होता है कि जैसे ये सबको बुला रहा है कि आ जाओ देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मेरे ऊपर कितने सारे फूल आए हुए हैं, अरे तितलियों तुम भी आ जाओ, अरे चिड़िया तुम भी आ जाओ, अरे तोता तुम भी आ जाओ, अरे लोगो तुम भी आ जाओ। देखिए कैसे कहते हैं पेड़, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ, यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं, ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है ही बच्चों, है ना। मधुमक्खी और तितली, भाई पेड़ नहीं होंगे तो इनका भरण पोषण कैसे होगा? चिरकाल मतलब लंबे समय से इनका रिलेशन चला आ रहा है।
वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं। खा जाते हैं बहुत सारे पक्षी, तो क्या करते हैं वो पेड़ के अंदर ही छुपे रहते हैं दिन भर, रात को निकल के जाते हैं। इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमको जो चाहिए वो सब मेरे पास है, आ जाओ। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। वृक्ष रखते हैं, उसे ही तो बी क्या करती है, हनी भी अपने अंदर ले जाती है। और क्या करती है, अपना क्या बनाती रहती है, मधुमक्खी का छत्ता देखे हो, पेड़ से फूलों से ही तो लेती है, फूलों से उस रस को लेके आती है और इकट्ठा कर करके रखती जाती है। कह रहे हैं मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। होता है, कैसे होता है बताइए? वृक्ष क्या चाहता है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। तो तितलियां, मधुमक्खी ये सब आते हैं, इनके पैरों में जो परागकण लग जाते हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि एक पेड़ के बीज वो दूसरे पेड़ में जाके छोड़ देती है, तो उससे क्या होती है, पॉलिनेशन वाली प्रक्रिया होती है ना। इधर के परागकण इधर, इधर के परागकण इधर इधर, और नए नए बीज फूटते जाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। देखिए बच्चों, यही बात नहीं, मैंने यहाँ पे होते हैं बीच में, देखे हैं आपने? नहीं देखे तो अभी किसी फूल को देखना और यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता, जो बात मैंने अभी आपको समझाई थी। इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं बच्चों। इस प्रकार फूल में बीज फलता है, अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है, तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। देखिए पेड़ अब क्या है, उसने जिंदगी भर क्या किया, कितने लोगों को छाया देता है, कितने कीट पतंगे, मधुमक्खी, तितली, सबको क्या देता है, अपना रस देता है, हमको अपने फूल, अपने फल, सब कुछ देता है। और सबसे गहरी बात क्या देता है बच्चों, जिस प्राण वायु को हम लेते हैं, अगर पेड़ नहीं हो तो हमें तो मिलेगी ही नहीं ऑक्सीजन, तो हमारे लिए सब कुछ लौटा देता है। और एक समय के साथ है पेड़ बूढ़ा हो जाता है, फिर देखिए तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति छीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी, पत्ते हवा के संग क्रीड़ा कर छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं करता। अब बता रहे हैं कि पहले कैसे होता था, हवा आती थी तो उससे टकराती थी, दोनों का मिलन होता था, पेड़ की डालियां हिल जाती थी कि जैसे कह रही हैं आजा आजा, डांस कर रही हो, ताल और लय बांध के सब कुछ, पत्तियां भी नाच रही हो। लेकिन अब क्या होता है, अब जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो हवा के आघात को, जो चोट होती है ना, जो प्रहार होता है, उसे सहन नहीं कर पाता और क्या होगा, एक दिन वो पेड़ गिर जाएगा। फिर देखिए हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है, एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ क्या बताया जगदीश चंद्र बसु ने कि देखिए प्रकृति में हर चीज का क्या है, एक क्रम है ना, और एक क्या है, खाद्य श्रृंखला है। हम किसी को खाते हैं, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है, ऐसे एक फूड चेन चली आ रही है। लेकिन पेड़ों के बिना ये फूड चेन क्या है, बिल्कुल निरर्थक है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अगर पेड़ ही नहीं हो, वनस्पति नहीं हो, तो कोई फूड साइकिल नहीं होगा, कोई फूड चेन होगी ही नहीं। तो देखिए बच्चों, ये है जगदीश चंद्र बसु। इन्होंने ये जो चैप्टर लिखा बच्चों, ये बांग्ला में लिखा था। तो शंकर सेन जी ने क्या किया, इसका ट्रांसलेशन किया हिंदी में। देखिए इनके बारे में पढ़ लीजिए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, विज्ञान तथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है। मैंने आपको समझा दिया ना बच्चों, एक निश्चित जीवन चक्र और एक प्रजनन प्रणाली होती है।
और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी अन्य जीव के रूप के समान है। जो मैंने कहा ना, बिल्कुल पौधे को कैसे दिखाया है, जैसे ह्यूमन लाइफ होती है ना, सेम ऐसे ही विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। अरे भाई, ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा था, लेकिन आंसर तो यहीं पर पढ़ दिया मैंने। कोई बात नहीं, अब भी देखती हूँ कितने बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि वो सुनते हैं नहीं सुनते, पूरी क्लास लेते हैं नहीं लेते। देखिए, पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। मैंने आपको बता दिया बच्चों, जगदीश चंद्र बसु जी ने जो लिखा था वो बांग्ला में था, बंगाली लैंग्वेज में है ना, उसे क्या कहते हैं, बांग्ला। ट्रांसलेट किसने किया, शंकर सेन जी ने। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर। कैसी लगी आपको क्लास? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।